नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मतदाताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने अपने काम का ब्यौरा दिया है, देना भी चाहिए। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं, इस बार कम कह रहे हैं कि मैं तो मजदूरी मांगने आता हूं। और उन्होंने 2005 के पहले के बिहार का स्मरण भी कराया है। 2005 के पहले बिहार कैसा था? यहाँ डकैतियां हुआ करती थी, अपहरण हुआ करते थे, माफिया राज था, उद्योग धंधे बंद हो गए थे। वैसे नीतीश कुमार ने इस पत्र में यह भी कहा है कि अब बड़े बड़े निवेश बिहार में आ रहे हैं। मुझे तो अब तक कहीं नहीं दिखा, लेकिन जब 2005 के पहले की बात वे कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपराधियों के डर से व्यापारी कारोबारी बिहार से पलायन कर गए थे। सही बात है। और तो और चिकित्सकों तक का फिरौती के लिए अपहरण हो जाया करता था, यह भी सच बात है। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने काम का ब्यौरा दिया और फिर जो हम कहते हैं बिजली सड़क पानी बीएसपी, बसपा से आगे नहीं निकले हैं। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस की बात की है। रोजगार जो दिए गए हैं जिसका क्रेडिट नीतीश कुमार लेना चाहते हैं, तेजस्वी यादव उधर लेना चाहते हैं, इसकी लड़ाई भी है। लेकिन आगे का रोड मैप हमें कुछ दिखा नहीं है। उन्होंने समृद्ध विरासत की बात की है, गौरवशाली इतिहास की बात की है, बिहार की सेवा ही हमारा धर्म है, पूरा बिहार हमारा परिवार है, यह तो वह कहते ही रहे। और देखिए, सवाल मेरा यह है अजीत जी कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी का सर्वस्व तो लगा ही हुआ है और जिस तरीके से पूरे देश में मतदाताओं में उदासीनता दिख रही है, चिंता का कारण है। लोकतंत्र के लिए भी चिंता का कारण है। लेकिन हम बिहार में ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के स्तर पर, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का भी सर्वस्व लगा है। यदि कहीं गड़बड़ाए 16 सीटें 2019 और यदि ये सीटें कम हुई तो कितने कम और भाजपा के कितने कम, क्योंकि 40 में 40 और 40 में 39 दिख नहीं रहा है, कोई हवा तो बह नहीं रही है। जब मोदी के नाम पर आंधी नहीं है तो नीतीश के नाम से तूफान कहां हम देख पाएंगे, यह बड़ी बात है। तो नीतीश कुमार की सेहत देखिए, आज वे रुपौली में थे, पूर्णिया के रुपौली में बीमा भारती की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देखिए, रोज रोज आती थी, मंत्री बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, कितना इज्जत देते थे हम। अब मंत्री नहीं बनाए तो चली गई, अब लेसी सिंह को नहीं मंत्री बनाते क्या? तो ऐसी बातें देखिए, जुबान भी रोज रोज फिसल ही जा रही है। बच्चों वाले सवाल पर भी हिर गए। तो यदि सीटें कम होती हैं, 40 में 40 और 40 में 39 तो नहीं दिख रही है, तो फिर नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए कितना बड़ा संकट है बिहार में, क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि यह सच है कि तेजस्वी यादव ने अकेले सबों के सामने लड़ाई तो पेश कर दी है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, बिहार के मतदाताओं से एक भावुक अपील की, अपनी उपलब्धि बताई। कायदे से चुनाव इसी पर होना चाहिए, इसी तरह की बातों पर चुनाव होना चाहिए है कि जो सरकार में है वो अपना कामकाज बताए, जो अपोजिशन में है वो उसके कामकाज में मीन मेख निकाले, उसको बताए कि आपने जो ये कहा है ये गलत है, ये सही है, इसमें आपने ऐसा क्यों नहीं किया और ऐसा क्यों किया आपने। ये सबसे अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र की। और हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत सरकार में भी प्रधानमंत्री अपने 10 साल का कामकाज का ब्यौरा देकर के उस पर चुनाव लड़े। ये जो दूसरी बातें हो रही हैं तमाम तरह की, उन बातों की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए है लोकतंत्र में, और किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में इन बातों की कोई जरूरत नहीं होती है कि कौन किसका रिसोर्स लूट करके किसको दे देगा, किसकी नजर स्त्री धन पर है, किसकी नजर मंगलसूत्र पर है। ये बातें कोई मायने नहीं रखती। रामनवमी के 2 दिन बाद वोट है तो आप ऐसे वोट करिए, और अक्षय तृतीया के अगले दिन वोट है तो आप ऐसे वोट करिए। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उपलब्धि बताइए, अपना कामकाज बताइए, और जनता से जनता पर छोड़िए कि वो फैसला करे। तो उस लिहाज से नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके और पब्लिक स्पेस में रख दिया कि हमने ये काम किया, हमारा ये एजेंडा है। देखिए, उसमें उन्होंने भले आगे का रोड मैप नहीं बताया हो, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि 2005 के बाद हम जैसा करते आए हैं वैसा करेंगे। 2005 के पहले की जो स्थितियां थी वो नहीं लौटेंगी।
हम्म, देखिए, क्राइम कोई कम नहीं कर सकता है, कोई भी सरकार क्राइम नहीं कर सकती है, कम नहीं कर सकती, कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती है। देश का क्राइम कैपिटल दिल्ली और मुंबई है, जहां नहीं, सबसे सक्षम पुलिस। लेकिन बीजेपी तो उदाहरण देती है ना कि देखिए, जो पूरे देश में उदाहरण दे रही है योगी आदित्यनाथ का और जी, बुलडोजर तो बाबा क्राइम का। कम नहीं हो गया, वहां क्राइम जी। कम नहीं हुआ है। हम्म, बिल्कुल क्राइम कम नहीं हो सकता है। आप क्राइम में आप कन्विक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं कि आप जी। ज्यादा लोगों को सजा करवा दें, आप अपराधी को पकड़ सकते हैं। हम्म, दुनिया की जो सबसे सक्षम पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस लंदन में, वहां थोड़े क्राइम रोक पाई है। वहां यह है कि कन्विक्शन रेट ज्यादा है। वर्ल्ड का क्राइम कैपिटल न्यूयॉर्क को मानते हैं, न्यूयॉर्क सिटी को। तो ये कोई क्राइम, कितनी भी सक्षम पुलिस हो, क्राइम नहीं रोक सकती है। तो बिहार में भी ये दावा तो नहीं कर सकता है कोई आदमी की क्राइम रुक गया, लेकिन जी। क्राइम का जो एक इंस्टीट्यूशनल रूप था, जो एक सांस्थायिक ऑर्गेनाइज रूप था, ऑर्गेनाइज सत्ता के, क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, और क्राइम को इतना प्रोटेक्शन था सत्ता के शीर्ष स्तर से जी। कि उसने स्थिति और खराब कर दी थी। हम्म, तो वो स्थिति नहीं होगी। नीतीश कुमार ने क्राइम भले हो सकता है नहीं रोक पाए हों, लेकिन हम्म, कोई ये भी नहीं सकता है, नहीं कह सकता है कि कहीं कोई अपहरण हुआ, कहीं चोरी हुई तो उसकी पंचायती मुख्यमंत्री के स्तर पर हो रही है, या मुख्यमंत्री का कोई आदमी उसकी पंचायती कर रहा है, या मुख्यमंत्री का कोई चहेता आदमी उसमें शामिल है और उसके बाद वो पंचायती करा रहा है, वो लोगों को, अपराधियों को छुड़ा रहा है या अपराधियों को प्रश्रय दे रहा है। ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई सत्ता के शीर्ष पर से किसी अपराधी को प्रश्रय मिल रहा है। जी। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी बिहार जैसे राज्य में। तो जो नीतीश कुमार ने अभी रखा सामने, वो एक अच्छी चीज है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर तेजस्वी यादव रिस्पॉन्ड करें, वो बताएं, और सिर्फ 17 महीनों का जिक्र मत करें। जो जी। प्रधानमंत्री ने उनको चुनौती दी थी और उस समय उन्होंने एक्सेप्ट किया था, वो आकर के हम्म, कहें कि ठीक है, 15 साल में जो स्थितियां थी वो थी, और अब वो स्थितियां नहीं लौटेगी। बिहार में कभी वो स्थिति हम नहीं लौटने देंगे, और ये सबको पता है कि वो स्थिति नहीं लौटेगी। तो ये एक अच्छी चीज है, जिस जो उस पर बहस शुरू हो तो अच्छा लगेगा कि उस पर बहस शुरू हो, फिर लोग भी इन्वॉल्व हो, लोग बताएं कि भाई क्या कमी रह गई। जैसे आपने बिल्कुल। एक कमी निकाल दी, बता दी, हमको भी, हमने भी पढ़ा तो हमको भी यही लगा कि बड़ा निवेश कहाँ हो रहा है। कोई हम्म, छोटी छोटी फैक्ट्री लग गई, कहीं इथेनॉल की फैक्ट्री लग गई, या कहीं कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग गई, तो वो थोड़े बड़ा निवेश है। नहीं नहीं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगवा भी रहे थे, जिनके नाम ये क्रेडिट जाता है, शाहनवाज हुसैन बिहार में हाँ, उद्योग वो मंत्री बने, वही, उन्हें हाँ, ही बीजेपी ने पैदल कर दिया। पैदल कर दिया, वही बाहर हो गए सरकार से, न एमएलसी जी। रहे न मंत्री रहे। हम्म, तो वो भी बंद हो गए। वो भी जो पहले फूड पार्क्स बन रहे थे और जमीन एक्वायर हो रहा था और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लग रही थी, बॉटलिंग प्लांट लग रहा है, कहीं इथेनॉल की फैक्ट्री, तो वो भी नहीं हो रहा है। चीनी मिल्स जो बंद है सो बंद है, कहाँ कौन सी पुरानी चीनी मिल चालू हो गई, कोई चीनी मिल चालू तो नहीं हो गई। जी। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी कमियां जो है रह गई हैं, वो निकालना चाहिए, बताना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। हम्म, अब आइए, अब जो दूसरा पार्ट है आपके सवाल का, जो दूसरा पार्ट है कि क्या भविष्य होगा, चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे, तो क्या भविष्य होगा। जी। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि नतीजे कैसे आते हैं। हम्म, देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर सीटें कम होती हैं, जो हो रही हैं, निश्चित रूप से जी। सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी और जेडीयू दोनों की अलायंस की समग्र सीट जो है, जो जी। जिन सर्वे की भी हम लोगों ने चर्चा की, उसमें हम्म, भी एक सर्वे ने कहा कि 7 सीटें कम होगी, दूसरे ने कहा कि 8 या 9 सीट कम होगी, 8 सीट कम होगी और एक निर्दलीय जी, को बिल्कुल। जाएगी। तो हम्म, इसका मतलब 9 सीट कम हो रही है। हम्म, तो ये अगर इस तरह से कम होता है और दोनों कमजोर होते हैं, बीजेपी और जेडीयू, तो नीतीश कुमार की जरूरत बनी रहेगी भारतीय जनता पार्टी। जी। अगर सीटें कम होती हैं और उस हम्म, तरह की मेजोरिटी नहीं आती, और बिहार में सीटें कम होंगी, इसका मतलब कि देश के और हिस्से में भी सीटें कम होंगी। जो ट्रेंड है वोटिंग का, जो पैटर्न है, वो अगर कंटिन्यू रहता है तो और भी जगह सीटें कम होंगी, और तब तब और ज्यादा जरूरत हो जाएगी नीतीश कुमार की। अलायंस के जी। लिए भी जरूरत होगी और हम्म, बिहार की पॉलिटिक्स के लिए भी जरूरत हो जाएगी। हम्म, अब अगर इसकी थोड़ी बारीकी से देखें हम लोग, जिस कोर वोट को टारगेट किया है बीजेपी ने कि वो नीतीश कुमार से ले लेना है वोट, चाहे वो कुशवाहा का वोट हो, उर्मी धानुक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोयरी का वोट हो और अत्यंत पिछड़ा का वोट, तो वो वोट अगर नहीं ट्रांसफर होता है बीजेपी को, और जेडीयू भी उसमें सेंध लगाती है, वो वोट अगर जेडीयू को भी जाता है, हम्म, तब वही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जरूरत बनी रहेगी, उनका महत्व बना रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम्म, और इतनी सीटें आ जाती हैं, जैसे अभी भी 30 सीट की अगर बात हो रही, उतनी भी आ जाती हैं सीटें, तो नीतीश कुमार की जरूरत राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी बनी रहेगी। फिर राष्ट्रीय जनता नीतीश दल भी बनी रहेगी। के लिए भी बनी रहेगी। नीतीश का जी। जो एक्स फैक्टर है, हम्म, जो ऐड करके और विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम्म, वो स्थिति उनकी बनी रह जाएगी। इधर अगर एक तरफा फैसला आ जाए कि नीतीश कुमार तो साफ हो जाए और बीजेपी जीत जाए, जैसा जी। विधानसभा चुनाव में हुआ कि नीतीश हम्म, कुमार जिस तरह से 43 सीट पर आ गए, तो हम्म, एक लोकसभा में अगर 6 सीट माने उस फॉर्मूले से, तो नीतीश अगर 7 लोकसभा सीट पर आ गए और हम्म, बीजेपी अपना 17 जीत जाए और हम्म, इनका गेन हो जाए, आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी हो जाए, तब नीतीश कुमार का महत्व खत्म हो जाएगा बिहार की राजनीति से।
बिल्कुल। लेकिन अगर पहले नंबर की पार्टी बीजेपी रहती है, दूसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार बने रह जाते हैं, 10-12 जी। सीटें अगर उसके सांसदों की संख्या दहाई में रहती है, तो उनका महत्व तो बीजेपी के लिए भी बना रहेगा और उनका महत्व आरजेडी के लिए भी बना रहेगा। हुँ। इसका ये मतलब होगा कि उनका जो वोट है, जो यशवंत देशमुख कह रहे थे 8%, वो अभी देखना होगा। 8% एक अनुमान है, मतलब जी। एक सर्टेन जो सैंपल सर्वे था उसके हिसाब से। हुँ। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें ज्ञानेश्वर जी, तो पिछली बार भी कम होते होते भी नीतीश कुमार को 15%, 15.39%, हुँ। ऑलमोस्ट 15.5% वोट आया था विधानसभा चुनाव में, जबकि उनका 1.5% वोट कम हुआ था। और धारणा के स्तर पर चिराग पासवान ने उनको बहुत नुकसान पहुंचा दिया था उस चुनाव में। नहीं तो बिल्कुल। उनको वोट ज्यादा आते, सीटें भी ज्यादा आती। हुँ। 25 सीट एग्जैक्टली ऐसी हैं जहां नीतीश कुमार उतने ही जितने वोट से हारे हैं, उससे ज्यादा वोट चिराग पासवान के कैंडिडेट को मिला हुआ है 25 सीटों पर। जी। तो सिंपल अर्थमेटिक लगाएं अगर, तो 68 सीट जीतते वो और उनको 17% वोट आता। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपना वोट गंवा दिया है। नीतीश कुमार का वोट काटने के लिए तमाम मेहनत चिराग पासवान ने की, बीजेपी ने ताकत लगाई, तो नीतीश कुमार का वोट 1.5% कम हुआ, सिर्फ हुँ। 1.5%। 5.5% वोट आया चिराग पासवान को, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का वोट जो गया वो सिर्फ 1.5% है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार अभी भी वोट होल्ड करते हैं। हुँ। एक एक बड़ा समुदाय है, समूह है जो उनके ऊपर भरोसा करता है। तो उनका महत्व अगर इस लोकसभा चुनाव में अगर वोटों का वोट प्रतिशत में वो उसी के आसपास रह जाते हैं जो उनका पिछला था, उसके आसपास रहते हैं। पिछला जो लोकसभा चुनाव में 18% के करीब वोट था, जो विधानसभा चुनाव में 15.5 था, तो 18% के आसपास रहते हैं। अगर 16-17% पर वोट रहता है तो उनका महत्व दोनों के लिए बना रहेगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं दोनों के लिए महत्व बना रहेगा, लेकिन जो देखिए बिहार के चुनाव में ज़मीनी हकीकत दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं और नए प्रकार की इंजीनियरिंग कर देते हैं। आपने देखा ही कि जब लालू यादव की सत्ता उखाड़नी थी, तो पिछड़ा बना मति पिछड़ा, दलित बना महादलित कर दिया। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लवकुश राजनीति के जनक माने जाते हैं। और इस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी ने की, जब बीजेपी नीतीश कुमार से अलग हुई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 फ्री फॉर ऑल दिख रहा है। देखिए, हमने प्रारंभिक संबोधन में ही कहा कि मोदी के नाम की हवा भी उतनी तेज नहीं है, तो फिर नीतीश के नाम का तूफान कहां हम देखें। तो जिस लवकुश राजनीति के जनक और जिसमें सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही थी, एनडीए फोल्ड में जनक भी हैं, मतलब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी भी हैं, बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट, डिप्टी सीएम, और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। इसके बावजूद लवकुश समीकरण दरक गया है और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी और आरजेडी जिसकी उम्मीद नहीं कर सकता था इस चुनाव के पहले, आरजेडी ने एक ऐसा दांव चला कि उम्मीदवार दिए इंडिया ब्लॉक से, मतलब कुशवाहा उम्मीदवार काफी संख्या में दिए गए, यादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या। आज अंशुल अभिजीत भी पटना साहिब से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, मीरा कुमार के बेटे। तो वहां हमने नवादा में देखा, हमने औरंगाबाद में देखा, हमने जमुई में भी देखा कि ये कुर्मी कोयली के वोट टूट पड़े हैं। तो नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर वोट का प्रतिशत कम होना या फिर जो उनकी छवि है कि वे जिधर रहेंगे इधर ये वोट रहेगा, यह तो खतरा है ना। नहीं, खतरा है, खतरा तो निश्चित रूप से है, खतरा तो जी। सबके ऊपर है। हम्म। देखिए, खतरा सबके सामने है और हम लोग हम्म। कितनी बार ये चर्चा कर चुके हैं, जिस अनुपात में यादव वोट टूटता है हम्म। उस अनुपात में कोयरी कुर्मी का भी वोट टूटेगा। इसमें कोई ये वोट टूटता है, ये लोकसभा का चुनाव है। एक तो नीतीश कुमार का इसमें कुछ भी दाव पर ऐसा नहीं लगा हुआ, नीतीश कुमार की कुर्सी दाव पर नहीं। हम्म। और सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बहुत कुछ दाव पर नहीं है। जी। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुना जाना है, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी ये तय होना है। तो वोट अलग अलग अपने अलग अलग डायनेमिक्स होते हैं वोट के चेंज होने का और कास्ट होने का। तो उसके हिसाब से इसीलिए हमने कहा कि अभी देखना यह है कि अल्टीमेटली वोट परसेंटेज क्या आता है नीतीश कुमार हम्म। को। और अब तो हम बार बार कहते हैं कि ईवीएम ने इतना आसान बना दिया है कि बूथ वाइज पता चल जाएगा किस बूथ पर किसको कितना वोट आया। तो कास्ट का वोट किस तरह से मोबिलाइज हुआ है, किस तरह से वो कास्ट हुआ है, कास्ट का वोट, ये देखना होगा। और उस विधानसभा का चुनाव उससे निश्चित रूप से बहुत ही अलग होगा। ये सब हम लोग जानते हैं इस बात को। वोट का परसेंटेज क्या होगा, नीतीश कुमार का महत्व देखिए। नीतीश कुमार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उनका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य छोड़ दीजिए नीतीश कुमार का, अगर स्वास्थ्य ठीक है उनका, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य उनका ठीक है, तो फिर वो वापसी करेंगे। हम सब लोगों ने देखा है कि 2014 में वो सिर्फ 2 सीट पर आ गए थे, 16% वोट और 2 सीट। 116 विधायकों वाली पार्टी
लोकसभा में सिर्फ 2 सीट जीत पाई। लेकिन उन्होंने फिर कॉम्बिनेशन बनाया, एक नया जादू चलाए वो अपना, और उस जादू का नतीजा ये हुआ, हालांकि उसमें उनका वोट भी कम हुआ, सीटें भी कम, लेकिन सरवाइव कर गए वो। तो नीतीश कुमार को हम लोग एक क्लासिकल सेंस में सर्वाइवर कह सकते हैं, कि वो सर्वाइव करना जानते हैं कि किस तरह से सर्वाइव करना है। और 3% वोट को लेकर के देखिए, ये जो हमेशा लोग बार बार कहते हैं कि 3% वोट पर नीतीश कुमार इतने दिन सर्वाइव किए, देखिए परसेंटेज ऑफ वोट बहुत मैटर नहीं करता है पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने के लिए। ज्ञानेश्वर, नीतीश कुमार, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का वोट खोजा जाएगा तो कितना वोट है उनके पास? उस जाति का कितना वोट होगा पूरे देश में? 1% होगा, 2% वोट होगा, कितना वोट निकाल लीजिएगा? बिल्कुल। थेवर सबसे बड़ी जाति है तमिलनाडु की, और ब्राह्मण 2% है, लेकिन जयललिता लगातार जीतती रही। 2% की जाति को रिप्रेजेंट करती थी, ब्राह्मण थी। तो अगर 2% है या 3% है या 14% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव के पास 14% वोट है, लेकिन कहां जीत पा रहे हैं? 2005 में सत्ता से बाहर हुए तो बाहर हो गए, 2 बार नीतीश कुमार की मर्जी कृपा हुई तो सरकार बनी उनकी। तो 14% वोट से भी आप सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं, वैसे ही जैसे 3% से नहीं हासिल कर सकते हैं। 14% वाले को भी वोट जोड़ना होगा अपने में, सामाजिक समीकरण बनाना होगा, एक इक्वेशन तय करना होगा, और उसी तरह से 3% वाले को भी जोड़ना होगा। तो ये बात होती है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं जिससे ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जी। तो ज्यादा लोग जोड़ने की कैपेसिटी अभी तक नीतीश कुमार में है, और उन्होंने प्रूव किया है। 1995 के बाद लगातार वो जोड़ते गए नए नए समूहों को। लॉकुस का एक बेस बनाया उन्होंने, कोयरी कुर्मी धानु का समीकरण बनाया, उसमें उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को शामिल किया, उसमें फॉरवर्ड्स को शामिल किया, उन्होंने गैर यादव तमाम पिछड़ी जातियों को शामिल किया, दलित महादलित का विभाजन करके उन्होंने महादलित को शामिल किया। तो ये तमाम समीकरण बनाए उन्होंने। तो अगर उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य उनका ठीक रहता है, तो वो फिर एक समीकरण बना देंगे। हम बार बार कह रहे हैं, यही सवाल अजीत जी, आपने कहा कि मानसिक और शारीरिक स्थिति जिसमें वे कमजोर होते दिखाई पड़ रहे हैं, और यह भी देखिए नोटिस करने की बात है कि पार्टी पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं। जो वे कह दें वही होगा, यह भी नहीं दिख रहा है। लोग अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं। यदि मर्जी से फैसला नहीं लेना होता तो अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी, जिन्हें एनडीए से टिकट मिला समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ने को, वहीं से महेश्वर हजारी, बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री, उन्होंने अपने बेटे को कांग्रेस में शामिल करा दिया और समस्तीपुर में उम्मीदवार बनवा दिया। अब नीतीश कुमार के ज्यादा करीब कौन है यह हम और आप जानते हैं। महेश्वर हजारी के पास एक ऐसा विभाग है जिस पर जिम्मा सरकार की छवि को चमकाने का है। तो नियंत्रण, यह बात हम कैसे माने कि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया होगा, लेकिन हम मानेंगे ये कि नीतीश कुमार ने मना किया और महेश्वर हजारी नहीं माने। लेकिन नीतीश कुमार इतने कमजोर की कार्रवाई भी नहीं कर सकते। आज उजियारपुर में नित्यानंद राय का नामांकन था, वहां विजय कुमार चौधरी पहुंचे थे, लेकिन महेश्वर हजारी नहीं गए थे। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, जब आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सेहत की बात करते हैं जो दुर्बल होता दिख रहा है, तो इस पार्टी में नंबर 2 कोई नहीं दिखता है। किसकी बात कौन करेगा? अब यदि नंबर 2 की हम बात करें शासन में, तो वह भी कोई राजनेता नहीं, एक पदाधिकारी का नाम लिया जाता है कि वे ही पूरे बिहार को चला रहे हैं। लेकिन वे बिहार के राजनेता नहीं हो सकते हैं, जेडीयू के सर्वे सर्वा नहीं हो सकते। तो ये जो वैकेंसी है कि नीतीश कुमार की सेहत यदि खराब है तो नीतीश कुमार के बाद किसकी बात मानी जाएगी? देखिए, ललन सिंह जब जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट थे तो यह मान लिया जाता था कि ललन सिंह जो कह रहे हैं वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है कि जो विजय चौधरी कह रहे हैं वह मुख्यमंत्री का निर्देश है, जो संजय झा कह रहे हैं वह मुख्यमंत्री का निर्देश है, जो अशोक चौधरी कह रहे हैं वह मुख्यमंत्री का निर्देश है। और नीतीश कुमार से मुलाकात और नीतीश कुमार से वार्ता, नीतीश कुमार से विमर्श और भी कठिन होता जा रहा है। ये चुनौती तो है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब इसमें ये बड़ी चुनौती है उनकी पार्टी के सामने कि वो पार्टी पर कंट्रोल खो रहे हैं और सरकार पर भी उनका कंट्रोल उस तरह का नहीं है जैसा पहले जिस तरह का उनका कंट्रोल रहा था, उस तरह का कंट्रोल नहीं है ना सरकार के पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं।
आपकी बातों को वो लगातार नहीं मान रहे हैं और लोकसभा चुनाव में नुकसान हो रहा है। बिहार का जो शिक्षक वर्ग है, खबरें आ रही हैं, जो नवादा से खबरें आई, औरंगाबाद से खबरें आई, जमुई से खबर आई, गया से खबर आई कि शिक्षकों ने जमकर सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दी है। तो ये वो सरकार में फैसले नहीं कर पाने या फैसले नहीं लागू करा पाने की वजह से एक है, वहां भी कंट्रोल कम हुआ है और पार्टी के ऊपर भी कंट्रोल कम हुआ है। ये चीजें हैं, ये तो साफ है, जाहिर है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो हैरानी की बात है या समझने की बात है वो ये है कि नीतीश कुमार ने अपना कोई सक्सेशन प्लान बनाया है कि नहीं बनाया है, जी। अपना उत्तराधिकारी तय करने की कोई योजना उन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है, और बनाई है तो उसको कब इंप्लीमेंट करेंगे, कब वो चीजें मोशन में आएंगी। ये जिन 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 पार्टियों में इस तरह की पार्टी थी जहां बेटे को या परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं किया गया, वहां जब जब सर्वोच्च नेता नहीं रहा तो फिर समस्या हुई। वहां अन्ना डीएम के हम लोग देख रहे हैं कि जयललिता के नहीं रहने के बाद अचानक से उन्हीं के बनाए दोनों मुख्यमंत्रियों ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर एक व्यक्ति ने पार्टी पर कब्जा कर लिया और अब क्रमशः उस पार्टी का आधार खत्म होता जा रहा है। इसीलिए सक्सेशन का एक प्लान घोषित करना होता है। हम लोग अभी इस बार देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वर, एक कीन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर हम कह रहे हैं कि नवीन पटनायक 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक हिंजली की सीट है और दूसरी कोस्टल केरल में, वो दूर जाकर के कोस्टल ओडिशा में, तटीय उड़ीसा में जाकर के दूसरी सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो जीत जाएंगे तो वो सीट अपने पास रखेंगे और हिंजली जहां से वो 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट छोड़ देंगे, जहां उनके सबसे चहेते अधिकारी पांडियन जो है, बीके पांडियन, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। तो एक तरह से ये सक्सेशन प्लान मोशन में आ गया है कि अगर उस ऐसा होता है और उस हिंजली सीट से वो जो उनके पांडियन की पत्नी है वो उड़िया है, और तो अगर वो लड़ती हैं, विधायक होती हैं, तो इसका मतलब कि सक्सेशन प्लान उनका आ गया, मोशन में आ गया, वो चीजें तय हो गई। मायावती ने काफी देर किया लेकिन उन्होंने भी अपने भतीजे को उत्तराधिकारी तय कर दिया है, आकाश आनंद को। वो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने सामने तय करके गए थे बाल ठाकरे तय करके गए थे उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे ने तय कर दिया आदित्य ठाकरे को। मायावती ने भी तय कर दिया। हाँ सबने तय कर दिया। ममता बनर्जी ने भी तय कर दिया। ममता बनर्जी ने भी तय कर दिया। अभिषेक बनर्जी को के चंद्रशेखर राव ने, अपने बेटे केटी राव को तय कर दिया है। वहां नारा लोकेश को तय कर दिया, चंद्रबाबू नायडू ने। तो सबका सक्सेशन प्लान मोशन में है, सबने तय कर दिया है कि कौन बनेगा, भले जो टाइम लगे उसमें। नीतीश कुमार को भी ये करना होगा डिसाइड, और अगर हेल्थ उनका डिटोरिएट हो रहा है तो ये काम वो जितनी जल्दी करें उतना अच्छा रहेगा उनकी पार्टी के लिए। जहां तक हमारी समझ है, हमको लग रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उनके यहाँ भी चीजें तय हो जाएगी। या तो वो अपनी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे जिससे तय होगा कि वो किसको सत्ता देने जा रहे हैं, या कुछ ऐसी घटनाक्रम होगा जिससे पता चल जाएगा कि वो किसको उत्तराधिकारी बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि जिसको बनाएंगे उसको कितनी ऑथोरिटी दे के जाएंगे, कितनी ऑथोरिटी देते हैं। अभी अगर उनके रहते उन्हीं की ऑथोरिटी इतनी कम हो गई है कि मंत्री बात नहीं सुन रहे हैं या अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, पार्टी के विधायक बात नहीं सुन रहे हैं, पार्टी के विधायक छोड़ करके चले जा रहे हैं, बगावत पर उतर गए थे। अगर उनके होते अगर वो कंट्रोल अपना उतनी ऑथोरिटी उनकी अपनी नहीं हो रही है, तो वो जिसको बनाएंगे उसको कितनी ऑथोरिटी देंगे, वो आदमी खुद से कितनी ऑथोरिटी होल्ड करने वाला आदमी होगा। तो ये चीजें देखने की होंगी। क्या उनका सक्सेशन प्लान है कोई पार्टी के लिए, या कोई दूसरा प्लान उनके दिमाग में है। ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि उनकी पार्टी कितना वोट ले आती है लोकसभा चुनाव में, और उनकी पार्टी क्या इस तरह की होती है, इस तरह की स्थिति बनती है कि वो आरजेडी और बीजेपी दोनों की जरूरत बने रहते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हिस्टोरिकली एक बात समझने की जरूरत है कि जिस भी स्टेट में एक नेशनल पार्टी बहुत मजबूत हो जाए, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी, तो वहां किसी न किसी जो वल्नरेबल और कमजोर रीजनल पार्टी होगी उसको खत्म होना होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके खत्म हुए बगैर फिर वो नेशनल पार्टी फल फूल नहीं सकती है। किसी पार्टी को खत्म होना होगा। तो यहां कौन खत्म होगा? 3 पार्टियों के लिए जनरली आप देखिए कि जिस तरह की आजकल पॉलिटिक्स हो रही है, इस आर या पार की पॉलिटिक्स हो रही है, जनता सीधा सीधा चुनाव करती है, पूर्ण बहुमत देती है पार्टियों को। वहां तीसरी बड़ी पार्टी के लिए बहुत कम स्कोप है, कोई स्कोप नहीं बचा हुआ है। जहां कहीं भी बचा हुआ है, देखिएगा धीरे धीरे 5-10 साल में ओवर द पीरियड सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो ठीक है अजीत जी, यही सवाल देखिए, आपने सही बात कह दी कि एक न एक को खत्म होना होगा। जहां सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी मतलब उभर रही है तो बीजेपी ही है। बीजेपी तो खत्म होने से रही, आरजेडी भी खत्म नहीं हो सकती है। लालू यादव ने अपनी विरासत तय कर दी है और तेजस्वी यादव रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
वे मजबूत विपक्ष के नेता बन चुके हैं। जब मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। एबीपी सी वोटर ने कहा भी कि देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में वे पहली पसंद है बिहार के, और बिहार के नौजवान जो रोजगार की बात कर रहे हैं, उन्हें तेजस्वी यादव की बातें अच्छी लगती है। तो सवाल यहीं से पैदा होता है कि यदि लोकसभा में नीतीश कुमार की सीटें कम हुई तो कमजोर दिखेंगे। वोटिंग परसेंटेज क्या आया यह भी देखा जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी यह जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो विधानसभा का चुनाव हो जाए। वैसी स्थिति में हमने कहा, आपने भी माना, कि पार्टी पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं नीतीश कुमार। कि भाई, बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार बीजेपी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर के प्रचार में नहीं गए। बांका में जेडीयू के उम्मीदवार गिरिधारी यादव का प्रचार वहां मनोज यादव नहीं कर रहे हैं, जेडीयू के एमएलए। बीमा भारती छोड़कर चली गई। महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। तो जैसे ही सीटें कम होगी, बीजेपी तो अपनी सीटों के कम होने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। तो ये जो सीटें कम होगी तो इनके विधायक जो हैं, पहले से ही मन में कशिश है। बहुत लोगों को इस बात का मलाल है कि टिकट नहीं दिया गया। बहुत लोगों को इस बात का मलाल है कि वहां रहना था। बहुत लोगों को इस बात की खुशी है कि यहाँ आ गए हैं, लेकिन इनकी साहब की सेहत ठीक नहीं है। तो फिर वे इधर उधर होने की कोशिश करेंगे और इसे रोक पाना। इस बात को भी याद रखना होगा कि भले ही प्रहलाद यादव, नीलम देवी और जो दूसरे विधायक चेतन आनंद छोड़कर चले गए तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव ने अब तक उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पास नहीं प्रस्तुत की है। कांग्रेस ने भले ही प्रस्तुत कर दिया था। तो जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, काउंटडाउन स्टार्ट होगा बिहार विधानसभा के चुनाव का। अजीत जी। बिल्कुल होगा। इसलिए हमने पहले कहा कि लोकसभा चुनाव में कितना वोट आता है। देखिए, अभी चुनाव इस तरह का हो रहा है, ये नहीं हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू मिल के लड़ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि जेडीयू तो खत्म हो जाए और बीजेपी बहुत अच्छा कर जाए। ये नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा करेंगे तो दोनों अच्छा करेंगे, डूबेंगे तो दोनों डूबेंगे। हाँ, जेडीयू को कई सीटें तो तेजस्वी यादव ने ऐसे उम्मीदवार देकर परोस दी हैं कि आप जीत ही जाओ। बिल्कुल, वो जीत जाएंगे। हम लोग पहले बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि कई सीटें उन्होंने परोस के दे दी है कि जीत जाए। तो वोट परसेंटेज में अगर देखिए, पिछली बार क्या है, पिछली बार एनडीए का वोट 53% था और 30% के आसपास था महागठबंधन का वोट। 23% वोट का अंतर था। अगर ये अंतर अभी 20-22% का बना रहता है तो कोई कहीं नहीं भागेगा। फिर ये प्रूव होगा कि एनडीए जो है, नीतीश कुमार के साथ एनडीए ही विनिंग कॉम्बिनेशन है जी। ये प्रूव होगा। फिर अगर उसमें बहुत ड्रास्टिकली गिरावट आ जाए और इधर बहुत रिमार्केबल, बहुत उछाल आ जाए अचानक, बहुत बड़ा आरजेडी कांग्रेस के वोट में, अगर ऐसा होता है तभी कुछ तस्वीरें बदलेंगी। देखिए, नीतीश कुमार को आप याद करिए कि नीतीश कुमार और उनके जो निगोशिएटर्स थे लोकसभा चुनाव की टिकटों के लिए, उन्होंने कितनी हार्ड बार्गेनिंग की थी कि लोकसभा में सीट कम नहीं लेंगे। क्यों कम नहीं लेंगे? आपको अंदाजा है? अगर सीट कम लेते वो, तो सीट कम होती, उनकी कम सीटें आती, उनको कम वोट परसेंटेज होता उनका, और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज होती, बीजेपी के वोट परसेंटेज बहुत होते, उसका एमपी बहुत होता। फिर कैसे बार्गेनिंग करने की पोजीशन में रहते नीतीश कुमार, अगर वो कम सीट पर मान गए होते? अब तो बराबरी का मामला है, तो 17 और 16 सीटें हैं, तो वोट परसेंटेज भी 1-8% ऊपर होगा, नंबर ऑफ सीट्स भी 1-8 ऊपर नीचे होंगे। तो इसीलिए नीतीश कुमार अपनी ताकत उसी समय, पहली लड़ाई तो वो तब जीत गए जब उन्होंने जब सीटों के निगोशिएशन में उनकी पार्टी ने 16 से कम सीटें नहीं, 16 सीट लेकर के उन्होंने अपना आधा काम उसी समय कर लिया। अब देखिए, पिछली बार उनको 15.39% वोट था। अभी क्या होगा? 15% आ जाएगा या 14% आ जाएगा। बीजेपी भी 17% से घट के 15% हो जाएगी, 16% हो जाएगी। तो वोट तो आस ही पास रहा है। वोट तो इतना ही रहा। अगर उस एंगल से देखें, विधानसभा चुनाव के एंगल से अभी हम लोग इसको देख रहे थे, लोकसभा चुनाव में दोनों का वोट 22% 21% है, 23% 21% है। तो अगर लोकसभा चुनाव में फिर 21% वोट नीतीश कुमार अपना बनाए रख जाते हैं, या 20% होता है उनका, और बीजेपी 20-22% रहती, तो क्या फर्क हुआ? फिर तो बराबर की ही पार्टी हुई ना, बाई डिफॉल्ट ही हुआ, लेकिन बराबर की पार्टी हुई। तो कोई कैसे इग्नोर कर सकता है 20-22% वोट वाली पार्टी? तो नीतीश कुमार की अपनी जरूरत बनी रहेगी।
हमको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद भी नीतीश कुमार की अपनी जरूरत बनी रहेगी और बीजेपी को ये मतलब बीजेपी को एक होगा कि सत्ता में अगर आना है तो उनको नीतीश कुमार की जरूरत है। आरजेडी के लेकिन मन क्या में आपको लगता है कि जब विधानसभा चुनाव का वक्त आएगा तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में कबूल कर लेगी? अंतिम सवाल यही है और बड़ा सवाल यही है। अजीत जी, नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में भले कबूल नहीं करे, लेकिन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मजबूत नीतीश कुमार ही उसके फायदे के लिए है बीजेपी। जी, मजबूत नीतीश कुमार ही, कमजोर नीतीश कुमार का कोई मतलब नहीं है बीजेपी के लिए। हम्म, नीतीश कुमार कमजोर हो गए, अगर ये बिहार की जनता में ये मैसेज है कि अब वो नीतीश कुमार नहीं है जो सोशल इक्वेशन बना लेते थे और लोगों के काम आते थे, लोगों की मदद करते थे, लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं, जी, खासतौर से कमजोर और वंचित तबका उनके ऊपर भरोसा कर सकता है, अगर वो नीतीश कुमार नहीं है तब तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बीजेपी भी अगर ये कोशिश करती है कि किसी तरह से नीतीश कुमार का वोट अपने ले लेना है, मतलब नीतीश कुमार के नहीं रहने से तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर सिर्फ ये होता कि आप खत्म कर दीजिए तो बीजेपी भी बहुत दिन से चाहती है कि नीतीश कुमार को खत्म कर दे और आरजेडी भी बहुत दिन से चाहती है कि नीतीश कुमार खत्म हो जाए। बिल्कुल। ये तो नीतीश कुमार का पेरेनियल सर्वाइवल स्किल है जिसकी वजह से वो नहीं, सर्वाइव देखिए कर रहे हैं। ना, यदि हम ये देखें कि नीतीश कुमार को खत्म करने की कवायद में आपने कुशवाहा वोट बैंक में डकैती करने की कोशिश की, कि लेकिन कुशवाहा वोट बैंक लोकसभा चुनाव में न आपको न नीतीश कुमार को मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है, आरजेडी को। हाँ? नहीं, अब तो उसमें बीजेपी को देखेंगे भी फायदा कहाँ होगा? ये ज्ञानेश्वर जी, ये हो सकता है कि जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट हो वहां उसको वोट मिल जाए। हाँ, ये भी बात सच है, ये भी तो बात सच है। फिर अगर ऐसा हो जाता है तब तो नीतीश कुमार का होल्ड है पूरा लॉकुस पॉलिटिक्स पर भी और बिल्कुल, अत्यंत पिछड़ा बिल्कुल। वोट पर भी और महादलित पर भी। और बीजेपी बीजेपी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दे पाई। हाँ, नहीं दे पाई टिकट, नहीं दे पाई और वोट ट्रांसफर अगर नहीं होता और नीतीश कुमार को उनका वोट मिल जाता है तब जी, तो नीतीश कुमार की जरूरत और ज्यादा प्रमाणित हो जाएगी, नीतीश कुमार और बिल्कुल। मजबूत हो जाएंगे। हम्म, तो नीतीश कुमार, हमने कहा कि अगर नीतीश कुमार की सेहत ठीक रहती है तो हम्म, उनको आप नहीं नहीं खारिज कर सकते हैं बिहार की पॉलिटिक्स से। बरसों बाद, दशकों बाद एक व्यक्ति, एक नेता ऐसा है जिस पर बिहार के लोग गर्व करते हैं। अभी चीजें थोड़ी भले खराब हुई हैं लेकिन बिहार के लोग गर्व करते हैं। अभी साल 2 साल की बातों को छोड़ दें तो मुंबई के बड़े कॉर्पोरेट सर्किल में भी नीतीश कुमार की बात होती थी, दिल्ली के पावर सर्किल में भी नीतीश कुमार की बात होती थी, साउथ के तमाम नेता भी नीतीश कुमार की चर्चा करते थे। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात थी, प्राइड की बात थी। और एक लाइन अंत में चलिए, ये कहेंगे, नीतीश कुमार जो है वो अंग्रेजी में एक फ्रेज है ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार इज डाउन बट नॉट आउट। बट नॉट डाउन आउट। हो गए हैं लेकिन आउट नहीं हुए, ही इज डाउन बट चलिए नॉट आउट। जी, तो ठीक है, आउट अभी नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात अजय जी ने कही कि चर्चा होती थी, लोग चर्चा करते थे, और एक बात यह भी कही कि सेहत सब कुछ है। यदि सेहत ठीक रही तो नीतीश कुमार लड़ते और बिहार को चलाते दिखाई पड़ेंगे। सेहत गड़बड़ हुई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हम बिहार को लेकर चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।